तो बच्चों देखो, पिछले टर्न पे हम लोगों ने बात किया था कि डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इफ़ वी प्लेस अ डाइपोल in uniform magnetic electric field at an angle theta, तो टॉर्क हम लोगों को पता चल गया था पी ई साइन थीटा। यहाँ तक बात हो गई थी। और टाउ मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम होगा पी ई। ये दोनों बातें समझ में आ गई थी। अब जैसे मान लो एक बहुत फर्जी क्वेश्चन है आपके लिए पूछ लिया जाए कि बताओ कि अगर एक डाइपोल है, इसकी वैल्यू दिया 10⁻⁻⁶ कूलम मीटर, इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट इज इक्वल टू 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। पूछा जा रहा है फाइंड मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल। अब बताओ ये क्वेश्चन क्या होगा? तो सीधा सीधा इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है। पी दिया है, ई दिया है, आंसर आ जाएगा। इस पे बेस्ड बोर्ड लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये सब मुझे लग रहा है कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो सब आप लोग कर लोगे। अब मैं आपको बोलूँ कि ये डाइपोल जो रखा है, अगर ये 30 डिग्री पे होगा तब कितना होगा? तो 30 डिग्री रख दो, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। मतलब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोलूँ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, नीट और मेंस के लिए, नीट मेंस बोर्ड तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ये 2-3 बातें बस सोचना है। आपसे मैं बोलूँ कि ये डाइपोल रखा है तो नेट फोर्स कितना लगेगा? तो आपको पहले से बता दिया गया, नेट फोर्स हमेशा 0 होता है अगर डाइपोल कहाँ रखा हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये वाली बात जो है, डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये ऐसा दिया है। ठीक है ना। अब मैं बोलूँ कि बच्चों डाइपोल ऐसे रखा है और तो इस पर टाउ मैक्सिमम आप बता दे रहे हो कि पी होगा। ठीक है ना। अगर मैं बोल दूँ कि इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो क्या टाउ हो जाएगा पी ई थीटा? क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं ना साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली थीटा। कुछ आप लोग को याद आ रहा होगा कि फोर्स जब भी -kx हो जाए तो इसे बोलते हैं SHM, और टॉर्क जब भी -k थीटा हो जाए तो इसे बोलते हैं एंगुलर SHM। याद आ रहा हो आपको तो लेक्चर नोट्स उठा के देखिएगा, तो वहाँ पे हम लोग को पता है। तो SHM के बारे में सब कुछ पता है। SHM से एंगुलर SHM में जाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो बदल देनी है। SHM में जैसे एंगुलर SHM से एंगुलर SHM में कन्वर्जन याद होगा आप सभी को। यहाँ ओमेगा है, वहाँ वेलोसिटी है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वहाँ मास है। यहाँ पे जो काम टॉर्क करता है वही काम यहाँ पे फोर्स करता है। ठीक है ना। यहाँ पे टाइम पीरियड होता है T = 2π√,
m/k, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, t = 2 पाई m की जगह क्या लिख दिया जाएगा i, k की जगह देखो क्या है pe। ये याद भी रखना है आप सभी को, बोर्ड में खूब आता है क्वेश्चन डायरेक्ट। प्रूफ इसका क्लियर कट देख लो बोर्ड के लिए भी। टॉर्क लिखा, ये स्टेटमेंट दिया, आया कंपैरिजन किया, बस आंसर लिख दिया। 2 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा। अगर 5 नंबर का आता है तो केवल यही प्रूफ नहीं आएगा, इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक ना। 2-3 पार्ट बी में करके रहेगा वो। तो ये रहा आपका SHM। अब ये कैसे करेगा SHM, ये सिंपल ऐसे करेगा SHM, जैसे ऐसे है तो ऐसे ऐसे ये SHM की तरह बनेगा, देखो ऐसे, क्योंकि एंगुलर SHM है ना, तो देखो ऐसे, क्योंकि अभी देखो फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है। जब ये अब ये टॉर्क एक तरीके से लग रहा है, देखो इस सेंस में, कुछ समय बाद ये डाइपोल ऐसे हो जाएगा पूरी तरह से। तो इस समय आने पे आपको पता होगा कि इस समय टॉर्क 0 हो चुका है, बट ओमेगा क्या है, ओमेगा मैक्सिमम हो चुका है रोटेशन का। रोटेशन के लिए ओमेगा मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ तक टॉर्क दिया, घुमाया, तो यहाँ पे आके मैक्सिमम हो गया ओमेगा। तो मैक्सिमम होने की वजह से, इनर्शिया की वजह से रुकेगा नहीं, दोबारा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे रुकेगा, फिर ऐसे जाएगा, तो ये SHM करने लगेगा। और उस SHM का टाइम पीरियड देखो ये है, ठीक है ना। तो ये वाली बात तो हो गई हम लोग का। देखो बात कर रहे हैं कि टॉर्क मैक्सिमम वाली बात तो हो गई, टॉर्क की भी पढ़ाई लगभग हो ही गई है आप लोगों से। मतलब ज़्यादा क्या क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, SHM अगर पढ़ा है तो, कि SHM पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही बनेगा। जैसे बताओ SHM के लिए अगर एक क्वेश्चन हम आपको पूछें कि बच्चों ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये क्या है, मीन पोजीशन। अगर एक पार्टिकल को यहाँ से छोड़ दिया जाए, यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ x = a होता है, ये x = 0 होता है, ये x = -a। आपसे पूछा जाए कि मुझे बताओ ये इस मीन पोजीशन पे किस समय पहुँचेगा, ये t = 0 पे है, तो इस समय टाइम बताओ क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करते थे, याद आ रहा हो आपको तो मैं एक बार बताऊँ तो क्या करते थे आप, ऐसे सर्कल बनाते थे, मुझे याद है आपको भी याद ही होगा। तो ऐसे प्रोजेक्शन करते थे कि इस समय प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे है, उसके बाद ऐसे जाएगा, कहाँ पहुँचना है, यहाँ पे पहुँचना है, यहाँ से तो कितना डिग्री रोटेट करना है, π/2, तो कितना टाइम लगेगा, तो हमें पता होता है 2 पूरा रोटेशन करने में लगता है t टाइम, तो π/2 एंगल रोटेट करने में लगेगा π/2 t/2 t/4 समय। आंसर आ गया एकदम। मैं बोलूँ एंगुलर SHM में भी मैं पढ़ाया हूँ, आप देख लीजिएगा। तो एकदम एंगुलर में ऐसा ही क्वेश्चन बनाना है, तो एंगुलर में लीनियर का एंगुलर में कन्वर्जन, हमने बोला था कि एंगुलर बस समझ लो, क्वेश्चन लीनियर के जैसा ही सॉल्व करना है। इसी के जैसा क्वेश्चन अगर यहाँ पे है, ये भी कौन सा ये कौन सा मोशन कर रहा है, एंगुलर SHM कर रहा है। तो एंगुलर SHM में मान लो आपको बोला जाए एम्पलीट्यूड 4 डिग्री है, यहाँ से छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, E0 है। अब आपसे पूछा जा रहा है ये t = 0 पे है, आप मुझे बताओ कि ये 2 डिग्री पे कब पहुँचेगा, किस समय ऐसा होगा जब ये 2 डिग्री पे होगा। फाइंड टाइम,
एक्सट्रीम दूसरा नेगेटिव एक्सट्रीम 4 डिग्री पे होना है, एम्पलीट्यूड 4 डिग्री दिया है। तो इसका मतलब लीनियर एसएचएम से अगर हम इक्वेट करना चाहते हैं तो ये देखो, ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मीन पोजीशन है, दूसरा एक्सट्रीम तो यहाँ होता 2 डिग्री और इधर यहीं पे पूछ रहा है। तो इसका मतलब इसको उठा के इसमें फिट किया जाए तो देखो कैसा बनेगा, कि इसका मतलब बोल रहा है कि एक्सट्रीम से छोड़ा जा रहा है, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। आपको कहाँ पे लाना है, a/2 पे, इधर वाले पे a/2 पे, -a/2 पे। तो इसका सर्कल बनाएंगे तो आप खुद मुझे बताओ कहाँ से छोड़ा जा रहा है, यहाँ से छोड़ा जा रहा है और यहाँ a/2 तक पहुँचना है। तो a/2 का मतलब इतना घूम के आना यहाँ तक ना, ये a/2 बनाने का मतलब ये 60 डिग्री, क्योंकि a cos 60 डिग्री के ही बनेगा। तो टोटल कितना घूमा, 120 डिग्री। तो यानी कितना रोटेट करने में, यानी 2 पाई रोटेट करने में लगता है t टाइम। तो 120 का मतलब 2 पाई/3 रोटेट करने में कितना लगेगा, t/3 आंसर हो गया, ये आंसर। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग इसी क्वेश्चन के बहाने आप लोग रिवाइज भी कर लिए होंगे, याद आया होगा आपको। तो बात हम लोगों ने डाइपोल की कर ली है। डाइपोल में टॉर्क की बात हुई, टॉर्क वाले क्वेश्चन हो जाएंगे अब आप लोगों से। अब मैं बात करता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी, पहले हम इसको देखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है जिसकी टोटल लेंथ आपको पता ही होगा, L2L, और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है, यहाँ -Q होता है, ईमानदारी से सोचा जाए तो यहाँ Q होता है। हम लोग जानते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, प्लेनर होता है। तो प्लेनर जो होता है तो यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इसको देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर चल रहा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे होगा पूरा प्लेनर। तो ये भी किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे होगा, ये भी किसी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे होगा। ऐसे बहुत सारे इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे, आगे भी होंगे बहुत सारे। मान लो इस जगह का पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस V1 होगा, यहाँ का V2 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, ये देखो ये एंगल थीटा है, तो ये L cos थीटा, ये भी L cos थीटा। तो V1 माइनस V2 होगा, क्योंकि V1 ज़्यादा है। तो V1 माइनस V2 इक्वल टू 2E L cos थीटा होगा, ये हमें पहले से ही पता है।
इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी देखो, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा माइनस क्यू का, तो माइनस क्यू इंटू उस जगह का पोटेंशियल माइनस क्यू V1। इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो प्लस क्यू V2, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सीधा होता है पॉइंट चार्ज इंटू उस जगह पोटेंशियल। हम कॉमन कर लें माइनस क्यू, तो अंदर बन जाएगा V1 माइनस V2, जिसकी वैल्यू देखो यहाँ से ले लें, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, माइनस 2QL E cos थीटा। 2QL को हम लोग P बोलते हैं। देखो P इक्वल टू क्या है, 2QL ही तो है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आ गया, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। वेक्टर फॉर्म में अगर देखना चाहें तो इसी को लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस P डॉट E। ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला फिर से एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस P डॉट E। ये याद रखना है, ये हमेशा वैलिड है। पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्रेजेंट है तो उस जगह का पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस P डॉट E, ठीक है। इसमें कोई कष्ट होना नहीं चाहिए। अब देख के बताओ, PE cos थीटा मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस समय, अब ये फॉर्मूला याद है तो हम लोग ये पूरा नोट कर लिया होगा हम लोगों ने। जैसे मैं बोलूँ तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का माइनस PE cos थीटा। थीटा अगर 90 डिग्री हो इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इसे बोलेंगे जीरो पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टेट, ये कौन सा स्टेट है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। जब भी डाइपोल कैसे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो उस समय डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि थीटा क्या है 90 डिग्री। अब अगर डाइपोल को ऐसे रख दिया जाए तो थीटा कितना है, थीटा है इस बार 0 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस PE cos 0 माइनस PE, यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। और अगर हम बोले डाइपोल को ऐसे रख दो, हम ब्लू कलर से दिखा दें, डाइपोल को ऐसे रख दो तो थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा PE, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा PE, जो कि क्या होगा मैक्सिमम, क्योंकि माइनस PE cos थीटा। अब तीनों ही सिचुएशन को देख लो, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किस में है, इसमें सॉरी इस स्टेट में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ पे है। तो इन दोनों में मैं पूछूँ कौन, आपको याद आ रहा हो कि कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, लेक्चर में मतलब लाइव क्लास में पढ़ाया था तो पिछली बार भी बताया था स्टेबल, ये इसमें फोर्स इधर लगेगा, इसमें फोर्स इधर लगेगा, तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो फोर्स ऐसे लग रहा है, इसमें फोर्स ऐसे लग रहा है,
तो ये स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल। आपको पता है, ये समझाया भी था मैं। देखो ऐसे है, तो ये इस केस में देखो क्या है, ऐसे थोड़ा डिस्प्लेस करोगे दोबारा ऐसे आ जाएगा। इसमें क्या है, अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहा है, थोड़ा डिस्प्लेस करोगे तो ऐसे हो जाएगा अनस्टेबल। मतलब स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, थोड़ा डिस्प्लेस करके देखते हैं दोबारा आ पाएगा कि नहीं। इस तरीके का फोर्स रहेगा, अगर थोड़ा डिस्प्लेस करोगे तो ऐसे हो जाएगा। इस तरीके का फोर्स रहेगा, थोड़ा डिस्प्लेस करोगे दूर दूर लगेगा, फिर से आ जाएगा। तो बात समझ में आया कि ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। ये फोर्स मेथड से समझा। और एनर्जी स्टेट मेथड से भी आप लोग शायद पढ़े हो कि स्टेबल सिस्टम ऑर्गेनिक में भी पढ़ रहे हो, वो होता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का मिनिमम हो। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट जो होता है स्टेबल होता है, ठीक है ना। ये पूरा एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी याद रहेगा आपको, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पी। अब कई बार क्वेश्चन आता है यार कि जैसे मान लो आपको बोल दिया जाए कि इस स्टेट से इस स्टेट तक ले जाने में कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा, फाइंड वर्क। ये स्टेट 1, ये 2, ये 3। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको पूछा जाए फाइंड वर्क रिक्वायर्ड in changing the orientation of dipole from state 1 to state 2। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि कितना डिग्री मतलब वर्क रिक्वायर्ड का मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, माइनस पी माइनस पी, तो -2 पी हो गया, ठीक है ना। ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आप लोग कर लेंगे। माइनस का पी, जैसे मान लो बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अब ये बताओ, ऐसे ओरली बताना कि ये 60 डिग्री है। स्टेट 1 डाइपोल को यहाँ से छोड़ा जा रहा है, मतलब ये स्टेट 1 है, ये आपका 60 डिग्री। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ लूप फ्रॉम 1 to 2। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या फिर वर्क रिक्वायर्ड इन चेंजिंग द ओरिएंटेशन। आप लोग लेक्चर नोट्स में लिख लीजिएगा, बोल रहा हूँ तो। फाइंड वर्क रिक्वायर्ड इन चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ लूप फ्रॉम स्टेट 1 to स्टेट 2। तो स्टेट 1 में बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस 60 1/2। यहाँ पे बोलो माइनस पी ई कॉस 60 1/2। तो आपका तो आंसर क्या है, 0। यहाँ से यहाँ तक वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। ये बात क्लियर कट आ गया आप सभी को। एनर्जी वाले मेथड से एनर्जी वाले क्वेश्चन हो जाने के बाद मुझे लगता है डाइपोल में हम लोग पूरे डाइपोल के एनालिसिस कर लिए हैं, जिसमें डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, ठीक है ना। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं
डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बोर्ड में के सिलेबस में तो नहीं है, बट नीट और मेंस में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो है अपना डाइपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? अब नॉन यूनिफॉर्म टाइम डिपेंडेंट नॉन यूनिफॉर्म नहीं, मतलब पोजीशन डिपेंडेंट। जैसे कि मैं पूछूं एक इनफाइनाइटली चार्ज वायर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आर डिस्टेंस पे यहाँ से, वो होता है E = 2k λ/r। क्या E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r? इसका मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो होगा, चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है तो। लेकिन पोजीशन के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेरिएबल, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना यहाँ पे नहीं है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो अलग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर हम सोचो, पहले ध्यान समझना आप, यहाँ पे एक डाइपोल रख दें, ये डाइपोल का साइज बहुत छोटा सा होता है, यहाँ पे डाइपोल रख दें, तो डाइपोल का बेसिकली मतलब समझो क्या होता है। डाइपोल का मतलब क्या, यहाँ एक माइनस चार्ज है, यहाँ एक प्लस चार्ज है, ध्यान समझिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ और वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगी। आप सभी लोग इतनी बात से तो सहमत हैं कि सर जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E2 है और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 है, तो हम लोग जानते हैं E1 ज़्यादा होगा E2 से, क्योंकि दूरी बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगाएगा E1, Q × E1, इस पे फोर्स लगेगा Q × E2। अब आप सोचिएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों जीरो हो रहा था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर था और E1 = E2 था, तो ये दोनों बराबर हो जाता था यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म में आप बताइएगा कि नॉन यूनिफॉर्म में देख के बताओ, ये फोर्स ज़्यादा है इससे, तो इसका मतलब QE2 इज लेस दैन QE1, तो नेट फोर्स किस साइड लगा, F नेट, और जो कि जीरो नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इफ़ वी प्लेस अ डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, नेट फोर्स, ठीक है ना। अब वो कितना होता है मैग्नीट्यूड वाइज, उसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। डायरेक्शन सोचने का तरीका ऐसे होगा, ध्यान से समझिए डायरेक्शन कैसे सोचेंगे। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है डायरेक्शन कैसे लगा, फोर्स किस डायरेक्शन में। तो कभी भी डाइपोल पे डायरेक्शन देखना है कि किधर जाएगा, क्या होगा, कभी भी। तो डाइपोल को उसको ओरिजिनल फॉर्म में बहुत बेसिक पे चले जाओ, तुरंत डाइपोल को 2 पॉइंट चार्ज में ब्रेक करके तब इमेजिन करो, तो अपने आप एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये पूरी बात समझ में आया पिक्चर? तो मैं आपको बोलूँ कि ये कहानी अगर आपको समझ में आ रहा है, तो यहीं पे अगर डाइपोल को हटा के हम डाइपोल को ऐसे रख देते तो क्या होता, बताओ। डाइपोल को अगर हम ऐसे रख देते तो कैसा होता, किसी एंगल थीटा पे। तो भी बात तो वही हुई ना कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड
QE1 इधर लगेगा, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड QE2 इधर लगेगा, और E1 ज़्यादा है E2 से, तो नेट फोर्स तो इधर ही लगेगा, जो कि जीरो नहीं होगा। किसी एंगल पे हो डाइपोल, चाहे पैरेलल रखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, चाहे एंटी पैरेलल रखा हो, फोर्स तो लगेगा, फोर्स जीरो नहीं होने वाला है, मतलब क्लियर हो गया। अच्छा, पिछले सिचुएशन में जैसे मतलब ये वाला जो केस था डाइपोल का, ऐसे रखा था, अगर डाइपोल ऐसे रखा हो जाए तो इस सिचुएशन में देखिएगा बच्चों, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा था, डाइपोल पे इधर की तरफ ये पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर फोर्स QE1 इधर लग रहा था, और इधर नेगेटिव चार्ज है तो इधर लगेगा QE2, तो नेट फोर्स देखो किधर लगा, नेट फोर्स इस बार इधर लग रहा है, F नेट। ध्यान से समझिएगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन समझना है हमें। तो नेट फोर्स इसमें किधर लगा, क्योंकि ये जाता है इससे, तो नेट फोर्स तो इधर लगा। इस बार ये जाता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर डाइपोल को हम इन तीनों ही सिचुएशन में, आप सभी को ये बात तो क्लियर हुई है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि घट रहा है बढ़ रहा है। और एक पॉसिबिलिटी और भी है कि डाइपोल को अगर हम ऐसे रखें, चाहे ऐसे रखें, चाहे हम डाइपोल को इस तरह रख दें, इस तरह रख दोगे तो किधर फोर्स लगेगा, आप खुद बताओ। इधर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इधर QE1, इधर फोर्स लगेगा QE2, मतलब नेट फोर्स इधर ही लगा, F नेट। ठीक है ना, चाहे डाइपोल जैसे रख दो। इस केस में टॉर्क जीरो है, इसमें देखो टाउ क्या है, जीरो, इसमें भी टाउ क्या है, जीरो, इसमें भी टाउ जीरो, इसमें भी टाउ जीरो, लेकिन इसमें टाउ जीरो नहीं है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये ऐसे घुमाएगा ओमेगा से, और टाउ जीरो नहीं है, टाउ वही है जो फॉर्मूला पहले पढ़ा था, QE cos थीटा, QE2 माइनस QE2 इंटू L साइन थीटा माइनस QE1 इंटू L साइन थीटा, वो वही आज भी है, सॉरी प्लस का, क्योंकि सेंस सेम है। ठीक है ना, तो टाउ वही है, टाउ से कोई दिक्कत नहीं। टाउ की बात तो पहले भी, जैसे टाउ तो वैसे भी था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, टाउ जीरो नहीं होगा, एक्सेप्ट उसका खुद का कंस्ट्रेंट जो है, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, थीटा 180 डिग्री हो चाहे 0 डिग्री हो, तो इस केस में तो वैसे भी जीरो होना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी, बाकी टाउ जीरो किसी भी एंगल पे नहीं होगा। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो टाउ फोर्स जीरो होगा, कैसे भी रखा जाए। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स जीरो कभी भी नहीं होगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें थी जो हम आप लोग को बता दिए, और ये याद भी रहना चाहिए। अब वो फोर्स कितना होगा हमें ये देखना है, हमें ये समझना है कि वो फोर्स होगा तो कितना होगा। चलो ठीक है, वो फोर्स होगा तो कितना होगा ये भी समझ लेते हैं। चलो देख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, और आपको पता ही है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सम डिस्टेंस के साथ घट ही रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k λ/r, डायरेक्शन रेडियली। ठीक है, एक प्रॉब्लम उठाते हैं, पहले तो फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है फोर्स का, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -P.E। दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड इवन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉन यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, हर केस में यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है। तो फोर्स कंजर्वेटिव का क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है -∂U/∂r।
आर कैप। मैं कहूँगा कि ये वेक्टर पूरी तरह से हम लोग जैसे भी यूज करना होगा कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इससे हम केवल मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैं कहूँगा कि इस फॉर्मूले से आप वेक्टर फॉर्म में ना यूज करके केवल मैग्नीट्यूड निकाला करो। डायरेक्शन के लिए आपको जैसे बेसिक से बताया वैसे करना है। इसमें देखो तो फोर्स मैग्नीट्यूड देखा जाए तो फोर्स कितना आया, P डॉट डेल ई बाई डेल आर। P डेल ई बाई डेल आर, ये आंसर आ गया। और वेक्टर फॉर्म में सोचा जाए तो देखो क्या है, एक माइनस का इसका एक माइनस का इसका, तो P डॉट डेल ई बाई डेल आर। मैग्नीट्यूड यहाँ से भी है वो, ठीक ना, आर कैप के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आर कैप है। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करना होगा तो कैसे यूज करेंगे। मान लो एक एग्जांपल के लिए कि डाइपोल यहाँ पे रखा है, ध्यान समझो। तो डाइपोल यहाँ पे रखा है तो आप खुद पहले बताओ ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा हट जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है सबको, डॉट प्रोडक्ट हट गया। अब मुझे चाहिए P फोर्स यहाँ पे निकालना है। देखो सब लोग, P चाहिए तो P, इसका P है ही है, इंटू डॉट कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है। डेल ई बाई डेल आर, डेल ई बाई आर के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करो। तो डेल ई बाई डेल आर कितना आएगा पहले डिफ्रेंशिएट करके देख लो। इसका डिफ्रेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो -2k लैम्डा बाई आर स्क्वायर, -2k लैम्डा बाई आर स्क्वायर, ये फोर्स आ गया, -2k पी लैम्डा बाई आर स्क्वायर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है ना नेट फोर्स, इसलिए माइनस आ गया। हम तो कहेंगे माइनस का इंटरप्रिटेशन बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। माइनस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ठीक है, वो माइनस का मतलब जो भी हो आप निकाल लेंगे। मैं तो कहूँगा कि ऐसे ना करके बल्कि आप ऐसा किया करो कि ये माइनस प्लस आप छोड़ो, आपके काम का कुछ नहीं है। आप सीधा डायरेक्शन देखने के लिए अलग से देख लिया करो कि भाई यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, इधर नेगेटिव चार्ज है ना, इधर लगा और वो ज़्यादा है तो मतलब इधर ही हो गया, ठीक है ना। तो ये पूरी बात रही। ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर लेंगे। हम मैं बात करूं कि जैसे एक क्वेश्चन और कर लें कि एक पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट और एक डाइपोल रखा है यहाँ पे पी नॉट। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय डाइपोल, ये सेपरेशन आर नॉट गिवन है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बेसिकली हम देखें तो एक तो तरीका यही है कि यार इसकी वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लो, वो होता है 2k लैम्डा बाई 2k p बाई आर स्क्वायर आर क्यूब इंटू क्यू नॉट, फोर्स इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी हो सकता है, इसकी वजह से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लो और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करोगे तब तो नहीं बता पाओगे डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ दोनों अलग अलग रहेगा। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करके इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2k, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सियल फॉर्मूला पढ़े हो ना भाई, 2k लैम्डा बाई आर क्यूब इंटू क्यू नॉट, आंसर आ गया।
वो एक तरीका है। लेकिन अभी अभी जो पढ़ा है उसको कैसे देखा जाए, तो उसकी वजह से देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी चारों तरफ ऐसे जाएगी। चलो ठीक है, वो बना लेंगे। इधर देखो, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ई होता है 2kq/r², पोजीशन के साथ घटेगा। तो इधर नेगेटिव चार्ज रखा है, इधर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, इस पे बाहर की तरफ, तो पक्का हो गया नेट फोर्स अंदर की तरफ बनेगा, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घट रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो इस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब फोर्स का डायरेक्शन पता चल गया, फोर्स का फॉर्मूला निकाल लो। P दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है ही है, P ∂E/∂r। तो ज़रा ∂E/∂r कोई बताते मुझे, तो ∂E/∂r है, बताओ कितना आएगा। ∂E/∂r, तो मुझे लग रहा है कि ये आप लोग ∂E/∂r इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, सॉरी ये k है ना, केवल kq/r² होता है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2kq/r³ माइनस का, तो -2kq/r³। माइनस आपको बता ही दिया था मैं, इधर नेट फोर्स बता रहा है, बस हो गया वही बात जो हम लोग इधर देखे थे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे ऐसे आसान। अब बच्चों जैसे मान लो आपसे बोला जाए, अगला टॉपिक है डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल इंटरैक्शन, डाइपोल इंटरैक्शन। तो ठीक है, डाइपोल इंटरैक्शन मतलब दो डाइपोल के बीच फोर्सेस कैसे लगेंगे। तो फोर्स हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी में इंटरैक्शन है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊँ आपको। एक डाइपोल यहाँ पे रखा है P1, इससे कुछ r दूरी पे एक डाइपोल रख दिया जाए P2। बताओ फोर्स कितना लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी बताओ, और फोर्स पोटेंशियल एनर्जी दोनों। तो पोटेंशियल एनर्जी सीधा इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक, किसी वैसे ही करना है जैसे आप अभी तक कर रहे थे, किसी एक की वजह से फील्ड लिखो इलेक्ट्रिक, दूसरे की वजह से बाकी जैसे सॉल्व करते थे। इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, E हो जाएगा 2kP1/r³। ये दोनों के बीच का एंगल देखो 0 हो गया, तो पहले बात तो पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, P.E 0 है, तो माइनस P.E 0 डिग्री, तो 2kP1P2/r³। इसका डेरिवेटिव ∂E/∂r फोर्स आ जाएगा, तो 6kP1P2/r⁴। ये आंसर आ गया। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये फोर्स हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। ये बहुत आसान सी बात है, हमें लग रहा है आप लोग इसको कर लोगे, ठीक है। चलो।